हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां एक तरफ चीन से पनडुब्बी ले रहा है पाकिस्तान, तो वहीं इधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यानी इजरायली पीएम ने विदेश मंत्री गिदोन को भारत भेज दिया है दोस्तों, जिन्होंने भारत आते ही पाकिस्तान को धोना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको सबसे बड़ी और चौंका देने वाली बात जो बताएंगे, जिससे पाकिस्तान की आंखों से बंद नहीं होगा पानी, भारत की दुगना बढ़ने वाली है पावर। कैसे बताएंगे, कैसे अजीत डोभाल जी ने एक बार फिर अपनी कूटनीतिक चाल से पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया दोस्तों इजराइल को लेकर। तो वहीं दोस्तों बताएंगे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जेनजीज का विद्रोह, कैंपस में लगे पाकिस्तानी आर्मी गो बैक के नारे, शहबाज शरीफ आसिफ मुनीर हुए बेचैन। बताएंगे दोस्तों पीओके में कैसे आग उबल रहा है और वो दिन दूर नहीं जब भारत का सपना फिर एक बार होगा पूरा। तो वहीं बताएंगे, रूसी तेल पर सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय कंपनियों में मची होड़, सरकार जल्द खत्म कर देगी सस्पेंस। बताएंगे क्या है बड़ी खबर। तो वहीं दोस्तों भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को मिल गया दूसरा बड़ा खरीदार, भारत के लिए मिला बम्पर ऑफर दोस्तों। उधर क्या डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की होगी मुलाकात। बताएंगे इस देश की खुफिया एजेंसी ने कर दिया बहुत बड़ा दावा दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे, क्या बांग्लादेश में शरिया कानून की हो रही है तैयारी, क्या लागू होगी शरिया कानून। आखिर क्यों हम ये सवाल उठा रहे हैं दोस्तों, क्या है खबर जो चौंका देने वाली है। तो वही सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको बताएंगे, जिस सवाल का हर किसी को था इंतजार कि बिहार में अगर एनडीए की जीत होती है तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री दोस्तों। बताएंगे अब सब कुछ क्लियर होता नजर आया है दोस्तों। आज एक से एक बेहतरीन खबर हमेशा की तरह बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं आज नहीं तो कल पीओके वापस भारत से जुड़ेगा, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और इजराइल की दशकों पुरानी दोस्ती फिर से ऐसी चमकी है कि जलने वालों की आंखें चौंधी आ गई हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेश मंत्री गिदोन को भारत भेजा है और उन्होंने आते ही पाकिस्तान को धोना शुरू कर दिया। गिदोन ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल जी के साथ भी हैंडशेक किया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग में भारत का साथ देने की कसम खाई है दोस्तों। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन ने भारत यात्रा के दौरान आतंकवाद के खतरे को हाईलाइट किया। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने और भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इजराइल पहले भी कई बार मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है और ये देश खुद भी हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। इजराइल अपने पावरफुल हथियारों के साथ साथ आतंकवाद से लड़ने की रणनीति और एलिट फोर्सेस के जरिए भारत की ताकत को दुगना कर सकता है। इजराइल के पास खतरनाक केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। हालांकि नेतन्याहू ने दुनिया के सामने कभी इस बात को खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन लेबनान पर एक हमले के दौरान आरोप लगा था कि इजराइल की तरफ से डिप्लीटेड यूरेनियम बम छोड़े गए थे। जी हाँ दोस्तों, इजराइल भारत को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देकर भी आतंकवाद के खिलाफ जंग में ताकत दे सकता है, जैसा कि कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था। इजराइल वैश्विक मंच पर वैसा ही समर्थन देकर भारत की मदद कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अजीत डोभाल जी से मुलाकात से पहले जयशंकर जी के साथ मुलाकात पर क्या क्या बातें हुई आपको बता दें। इन दोनों ही नेताओं ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे के विस्तार पर चर्चा की और काम को और भी ज्यादा तेज गति से करने पर सहमति जताई। इजरायली विदेश मंत्री के रूप में सार की ये पहली भारत यात्रा है। वो सोमवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं दोस्तों। ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तान अपने आप को दादा समझने की कोशिश कर रहा है, इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजकर और पाकिस्तान के साथ युद्ध में हर हाल भारत की मदद करने का आश्वासन देकर दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया और पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है कि शहबाज शरीफ और मुनीर के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है दोस्तों। ऐसे में आप लोग थैंक यू नेतन्याहू जी कमेंट में जरूर कहिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर
पीओके में जेनजीज ने किया भारी विरोध। कैंपस में लगे पाक आर्मी गो बैक के नारे, शहबाज शरीफ आसिम मुनीर हुए बेचैन। दोस्तों बता दे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब नई पीढ़ी बोले तो जेनजीज खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस से लेकर मीरपुर और रावलकोट तक हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, पाकिस्तानियों देश छोड़ो। छात्रों का ये आंदोलन अब महज फीस बढ़ोतरी या परीक्षा विवाद तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस्लामाबाद और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुले विरोध में बदल चुका है। दोस्तों क्लासरूम अब नारों का अखाड़ा बन चुका है और प्रशासन के खिलाफ जोश ऐसा है कि सेना और पुलिस तक बेचैन हो गई है। पूरी कहानी की शुरुआत यूनिवर्सिटी फीस में भारी बढ़ोतरी और इंटरमीडिएट के छात्रों के रिजल्ट में धांधली से हुई। इतना ही नहीं, नई ई मार्किंग पॉलिसी के चलते करीब 10,000 छात्रों को फेल कर दिया गया, जिससे गुस्साए छात्रों ने कुलपति से जवाब मांगा तो वार्ता की जगह पुलिस और फोर्स तैनात कर दी गई। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे पीओके को हिलाकर रख दिया। दोस्तों लाठियां चली, आंसू के गैस गोले फेंके गए और कई जगह हवाई फायरिंग तक कर दी गई। अब ये मुद्दा सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं रह गया। दोस्तों पूरा पीओके इस विद्रोह में झुलसने लगा और आग शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तक फैल गई, जिसके बाद अब इन विद्रोहियों में डर खत्म हो गया। दोस्तों यूनिवर्सिटी के गेट पर दीवारों पर नए नारे लिखे जा रहे हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, पाकिस्तान बाहर जाओ, फ्री कश्मीर करो। जी हाँ, यानी कि पीओके को अलग करने की मांग उठा दी है। दोस्तों इन जेनजीज ने कह दिया कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पीओके को आजाद करो, पाकिस्तानी सैनिक गो बैक। दोस्तों इस कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी। भारत ने भी बयान जारी कर दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीओके के लोगों पर जाति को लेकर भारत ने पाकिस्तान को घेरा है। नई दिल्ली ने कह दिया कि पीओके में छात्रों की आवाज को कुचलना और उन्हें हिरासत में लेना पाकिस्तान की असलियत को उजागर करता है, जहां नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी का कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों भारत का कहना है कि पाकिस्तान प्रशासित पीओके अब पूरे तरीके से सैन्य कब्जे और दमनकारी शासन के अधीन है, जहां युवा आवाजें विद्रोह का पर्याय बन गई है। यानी कि दोस्तों अगर हम आपको अपनी बात बताएं तो अब पीओके में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि पीओके की जनता जाग चुकी है। दोस्तों अब पीओके का युवा ना तो धर्म के नाम पर और ना ही झूठी पहचान के नाम पर बहकाया जा सकेगा। अब पीओके के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय तो बहुत जरूरी तौर पर बनती है। दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आगे आने वाले समय में पीओके जल्द भारत के साथ मिलने वाला है। मानते हैं कि नहीं दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों वहीं आपको बता दे, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जम्मू कश्मीर और पीओके की तुलना भी कर डाली। दोस्तों क्या क्या बातें बताई हैं, लेकिन बातें ऐसी ऐसी बताई हैं जिनको जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। दोस्तों बता दें, एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर भारत की एक्टिव पॉलिसीज और पाकिस्तान की मदद और दमन पर निर्भरता की ओर इशारा करते हैं, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की परेशानियां जानलेवा झड़पों में बदल गई है, जिनमें हाल के हफ्तों में कम से कम 12 लोगों की जानें चली गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। साउथ एशिया प्रेस में प्रकाशित खबर को ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार ताहा सिद्दीकी ने उस सच को सामने लाया है जिससे पाकिस्तान सरकार हमेशा मुंह मोड़ती रही है। दोस्तों 2019 के बाद भारतीय कश्मीर की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है। यानी कि दोस्तों अगर हम भारत के कश्मीर में आर्थिक और पीओके में बदहाल अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय कश्मीर में जबरदस्त उछाल आया है, जिसमें निवेश, औद्योगिक विस्तार और पर्यटन ने विकास को बढ़ावा दिया है। वहीं पीओके में आर्थिक जीवन इस्लामाबाद की वित्तीय सहायता पर निर्भर है, जहां पुरानी बेरोजगारी और गुजारे लायक खेती हावी है। औद्योगिकरण या बड़े बाजारों की कमी के कारण ये क्षेत्र ठहराव का सामना कर रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में पीओके की हालत पाकिस्तान ने पतली कर दी है। दोस्तों वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारतीय कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्जागरण किसी क्रांति से कम नहीं रहा, जिसमें इस क्षेत्र को बाकी भारत के साथ और भी आसानी से जोड़ने के लिए डिजाइन की गई कई परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें नए मार्गों का निर्माण शामिल है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो गया है। यहाँ तक कि हवाई अड्डों का बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया गया है। वहीं इसके उलट पीओके गंभीर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहा है, जबकि इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरी केंद्रों के रणनीतिक रूप से करीब है। दोस्तों वहीं शिक्षा के मामले में भी भारतीय कश्मीर में साक्षरता दर लगभग 77% तक पहुँच गई है, जो इस क्षेत्र के मजबूत शैक्षिक ढांचे का प्रमाण है। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके की अगर बात करें तो साक्षरता दर के मामले में बहुत पीछे है पीओके।
जिसका अनुमान लगभग 50% से भी कम है। और भी बहुत सी बातें कही है दोस्तों इन पत्रकार ने। आप इतने ही बातों से समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर भारतीय कश्मीर पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए पीओके से कितना ज्यादा आगे निकल चुका है दोस्तों, और भारत अपना कितना ज्यादा एडवांस बनता जा रहा है। हालांकि दोस्तों हम इसमें गलती पीओके के लोगों की नहीं कहेंगे। अगर पीओके की आज ऐसी स्थिति है तो इसके पीछे असली वजह है पाकिस्तान के हुक्मरान, जिन्होंने पीओके पर कब्जा तो कर लिया लेकिन पीओके की स्थिति को ऐसी कर दी कि कोई दुश्मन को भी ऐसी सजा ना दे। जी हाँ, अब ऐसे में यही सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जब पीओके पाकिस्तान से संभल नहीं रहा है तो शहबाज मुनीर को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अपने आप पीओके को वापस भारत को सौंप देना चाहिए, क्योंकि चाहे पाकिस्तानी पीएम और मुनीर इस्तीफा दे या ना दे, भारत पीओके लेकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जब बात इन दोनों जगहों के कंपैरिजन की आ गई है तो आपको एक बड़ी और अहम जानकारी भी बता देते हैं। दरअसल कश्मीर घाटी में पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो लाइन। जी हाँ, डल झील और झेलम नदी पर बनेंगे 18 टर्मिनल। दोस्तों, कश्मीर की जीवन रेखा कहे जाने वाली मशहूर डल झील को जल्द ही जल परिवहन के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके साथ साथ झेलम नदी को भी जल परिवहन के तौर पर विकसित करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने IWAI के साथ MOU साइन किया है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ साइन हुए MOUs के तहत जल्द ही कश्मीर घाटी में जल मेट्रो की प्रोजेक्ट शुरू की जाएगी, जिसका अनुमानित बजट लगभग 900 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का उद्देश्य श्रीनगर में यातायात, सड़क यातायात की भारी भीड़ को कम करना है। दोस्तों, अगली बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये बात आपको पता होगी, लेकिन इन कंपनियों पर नए प्रतिबंध 21 नवंबर से लागू होंगे, जो कि अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। अमेरिका का ये कदम रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर कड़ा दबाव डालने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो यूक्रेन संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाला है। इस कदम से भारत की ऊर्जा नीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत रशिया से कच्चा तेल आयात करने वाला प्रमुख देश बना बैठा है। दोस्तों, भारत के रिफाइनर, जिनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और नायरा एनर्जी जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, नवंबर में प्रतिबंधों से पहले पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी खरीदी बढ़ा रहे हैं। अक्टूबर में भारत ने प्रतिदिन 16,20,000 बैरल रूसी कच्चा तेल आयात किया, जो सितंबर के बराबर है। रिफाइनर अब अपनी अनुबंधित खेपों को सुरक्षित करने की जल्दबाजी में है, जिससे आयात में और वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, नायरा एनर्जी, जो रशिया की तेल कंपनी रोजनेफ्ट का समर्थन करती है, उसने अक्टूबर में अपने कच्चे तेल की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। इससे पहले यह कंपनी कुछ महीनों तक सीमित आपूर्ति का सामना कर रही थी। अब प्रतिबंधों के लागू होने से पहले नायरा जैसी कंपनियां अपने तेल के स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय हो गई हैं। भारत की सरकार ने कह दिया है कि वो ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ताओं की सामर्थ्य को प्राथमिकता देती रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि रिफाइनर अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार कच्चे तेल के वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, भारत जो अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है, रूस से आपूर्ति में कमी आने पर अन्य स्रोतों से तेल प्राप्त करने की भी योजना बना रहा है। साथ ही साथ बता दें, बहुत बड़ी खबर, ब्रह्मोस मिसाइल को मिल गया दूसरा बड़ा खरीदार। भारत से डील करेगा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, चीन की नहीं अब खैर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल की भूमिका सबसे ज्यादा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे खरीदने वाले देशों की लाइन बहुत लंबी है। हालांकि भारत पूरी तरह सोच विचार करने के बाद ही ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया को बेच रहा है। इस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार फिलीपींस बना हुआ है, जिसने चीन के खिलाफ इस हथियार को तैनात भी कर दिया है। दोस्तों, अब ऐसी रिपोर्ट है कि इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सौदे पर हस्ताक्षर करने के और करीब पहुंच रहे हैं। दोनों देशों में बातचीत की लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल रूसी पक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता है। भारत और इंडोनेशिया लंबे समय से इस सौदे पर चर्चा कर रहे हैं। इस साल जनवरी में उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जब इंडोनेशिया के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व नई दिल्ली में थे। जी हाँ, भारत फिलीपींस को मिसाइलें बेचने में सक्षम रहा है और इस अनूठी हथियार प्रणाली के लिए बाजार का विस्तार करना चाहता है, जिसने इस साल मई में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी युद्ध में अपनी क्षमता साबित की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित वरिष्ठ भारतीय सैन्य नेताओं ने हाल ही में इंडोनेशिया का दौरा किया। सीडीएस की इंडोनेशिया यात्रा ने भारत और
और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को उजागर किया। जनवरी में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत की यात्रा, राजकीय यात्रा ने भी भारतीय और इंडोनेशियाई सेना के बीच घनिष्ठ सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा भारत ने कुछ वर्ष पहले फिलीपींस के साथ लगभग 3,500 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था और मिसाइलें तथा आवश्यक प्रणालियां भी प्रदान की थी। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत से इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है, जिससे क्लियर समझ में आ रहा है कि अब चीन की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा बड़ा खरीदार मिल गया अपने भारत को। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी, जहां यूपीआई को अपनाने वाला 9वां देश बन गया मलेशिया। भारतीय पर्यटकों को मिली बहुत बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर बता दे, भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस बोले तो यूपीआई ने वैश्विक स्तर पर एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मेक इन इंडिया की इस तकनीक का डंका दक्षिण पूर्व एशिया में भी बजने लगा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने अब मलेशिया में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही मलेशिया यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश बन गया है। इसे भारत के डिजिटल नवरत्न देश के समूह के पूरा होने के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, मलेशिया में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत भारतीय पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा लेकर आई है। अब उन्हें वहां खरीदारी या सेवाओं के भुगतान के लिए नकद या विदेशी मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारतीय यात्री अब अपने मोबाइल पर मौजूद यूपीआई ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि का उपयोग कर सीधे भुगतान कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों, अब मलेशियाई दुकानदार जो हैं ठीक उसी तरह भुगतान कर सकेंगे जैसे भारत में किसी दुकान पर QR कोड स्कैन करके भुगतान किया जाता है। ये भारत के लिए काफी गर्व का पल है। दोस्तों, गर्व की बात है। इस पर आपकी जो भी राय हो, इसका श्रेय किसको देना चाहिए दोस्तों जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो अगली खबर की बात करते हैं, जहां क्या डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। इस देश की खुफिया एजेंसी ने कर दिया कहकर बड़ा दावा। बता दे, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अमेरिका से बातचीत को इच्छुक हैं और जल्द ही वॉशिंगटन में यह मुलाकात हो सकती है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी NIS की कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से योनहाप न्यूज एजेंसी ने दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरियाई एजेंसी को लगता है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच एक समिट होने की संभावना है। खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि यह बैठक अगले साल मार्च में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल के बाद हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस पर पार्लियामेंट्री ऑडिट के बाद सांसद ली जेओंग क्वेन ने पत्रकारों से कहा कि NIS का मानना है कि किम जोंग उन अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है और जब हालात सही होंगे तो वे अमेरिका से संपर्क साधेंगे। दोस्तों, व्हाइट हाउस से समिट की संभावना को लेकर टिप्पणी का आग्रह किया, लेकिन उसका उन्हें जवाब नहीं मिला। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन कह चुके हैं कि अगर वॉशिंगटन न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की मांग छोड़ दे तो वो अमेरिका से बात करने को तैयार है। लेकिन अब जब पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान बातचीत का ऑफर दिया तो उन्होंने यानी किम जोंग उन ने सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया। अगली खबर बता दें, क्या बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने की हो रही है तैयारी। बच्चों के स्कूलों में नहीं दिखेंगे म्यूजिक और डांस टीचर। जी हाँ दोस्तों, चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है बांग्लादेश से। बता दें, बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है। अमेरिकी सरकार के अनुमान के अनुसार बांग्लादेश की कुल संख्या 2019 तक लगभग 16 करोड़ 11 लाख थी। 2013 की सरकारी जनगणना के मुताबिक देश की लगभग 89% आबादी सुन्नी मुस्लिम है, जबकि करीब 10% लोग हिंदू हैं। इस मुस्लिम बहुल देश में अंतरिम सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में गाने और डांस के टीचर की नियुक्ति करने की बात सामने रखी थी, लेकिन इसी के बाद देश में कई लोगों को इससे ऐतराज हुआ। लोगों ने डांस और गाने की टीचर्स रखने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में इस्लामी समूहों ने इस हद तक विरोध प्रदर्शन किया कि सरकार को अपनी बात से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। विरोध के बाद सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में गाने और डांस के टीचर्स की नई नियुक्तियां रद्द कर दी। दोस्तों, BD News 24 की रिपोर्ट के मुताबिक कई महीनों पहले इस्लामिक संगठनों ने अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे गैर इस्लामी एजेंडा बता दिया। सोमवार को बांग्लादेश के प्राथमिक और जन शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा कर दी कि अब प्राथमिक स्कूलों में गाने के शिक्षकों के पद हटा दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शारीरिक शिक्षा बोले तो फिजिकल एक्टिविटीज टीचर के पद भी समाप्त कर दिए गए हैं। अगर इसको देखा जाए दोस्तों, तो ये कदम अफगानिस्तान में तालिबान की उस सख्त नीति की याद दिलाता है जिसमें स्कूलों में संगीत पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि बांग्लादेश
बांग्लादेश अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। मोहम्मद यूनुस प्रशासन का ये यू टर्न ऐसे समय आया है जब उसने कई नीतिगत फैसलों में इस्लामी समूहों के दबाव के आगे झुकाव दिखाया है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद जिन इस्लामिस्टों को पहले नियंत्रित रखा गया था वो अब यूनुस सरकार के दौरान फिर से एक्टिव और साहसी हो गए हैं। वो लगातार हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी अब ताजा जो मांग है वो ये है कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसे वो चरमपंथी संगठन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि अगर मोहम्मद यूनुस की ऐसे ही सरकार बरकरार रही तो क्या बांग्लादेश में शरिया कानून जल्द ही लागू होगा? आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? इसका भारी मात्रा में कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान में विमानों को नहीं मिल रहे पार्ट्स, इंजीनियरों ने रोक दी उड़ानें, हजारों हजार यात्री परेशान। जी पाकिस्तान की कंगाली एक बार फिर सबके सामने आ चुकी है। सोमवार शाम से पाकिस्तान से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान नहीं भर रही है। इंजीनियरों ने एयरक्राफ्ट क्लियरेंस देने से मना कर दिया। इससे हजारों यात्री और उमरा जायरीन एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जैसे कई बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्री फंसे हुए हैं। इंजीनियरों ने बताया कि विमानों के लिए स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी है, लेकिन प्रबंधन उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहा। बता दें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के इंजीनियरों की सैलरी नहीं बढ़ाई गई और ना ही सुरक्षा पर भरोसा दिया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए इंजीनियरों ने सोमवार शाम से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के उड़ानें रोक दी है। दोस्तों ये स्थिति है पाकिस्तान की। तो वहीं आपको बता दें, गुरु नानक जयंती पर पाकिस्तान पहुंचे 2100 भारतीय सिख श्रद्धालु। वाघा बॉर्डर पर हुआ गर्मजोशी से स्वागत। दोस्तों भारत के करीब 2100 सिख तीर्थ यात्री मंगलवार को वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। ये तीर्थ यात्री गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने आए, जो मई में 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद दोनों देशों के लोगों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क का पहला मौका था। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एवं पंजाब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रमुख साजिद महमूद चौहान और अतिरिक्त सचिव यानी धार्मिक स्थल के अतिरिक्त सचिव नासिर मुश्ताक ने वाघा चेक पोस्ट पर भारतीय तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर बिहार में एनडीए की जीत पर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अमित शाह जी ने साफ कर दी पूरी तस्वीर। बता दे, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किया गया है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है कि अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने पुराने बयान को दोहराया। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 160 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा। अमित शाह जी से आज तक के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए की ओर से सीएम फेस का नाम का ऐलान क्यों नहीं कर देते हैं। इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हमने सार्वजनिक मंचों से कई बार कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। बिहार की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि ये लालू राबड़ी अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं दोनों को बता देना चाहता हूं, ना लालू का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और ना ही सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश जी हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी हैं। दोस्तों अमित शाह जी ने इस मुद्दे को भी क्लियर कर दिया है, यानी कि एनडीए की अगर गवर्नमेंट आई फिर दोबारा से सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर अगली बार बिहार के फिर से सीएम बनते हैं नीतीश कुमार जी, तो क्या आप बता सकते हैं दोस्तों अब उनका कितना कार्यकाल हो जाएगा एज अ सीएम, यानी वो कितनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे अगर अगली बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं? तो देखते हैं कौन बिल्कुल सटीक जवाब देता है दोस्तों, बिना गूगल किए बताइएगा, वरना चीटिंग हो जाएगी। साथ ही साथ ये थी कि सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।